देखो, ये रोने धोने का नाटक देखने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे काम प्यारा है अपना। मैं घरेलू पचड़ों में पड़कर अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हें जाना हो जाओ, अकेले जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इससे आक्रोश में बोले रमाकांत। लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी। आपने वचन दिए थे मुझे साथ निभाने के। सिर्फ एक बार चलिए मेरे साथ, ताकि मेरे पिताजी सुकून से मर सके। ये सोच कर कि उनकी बेटी खुश है अपने पति के साथ, तुलसी हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। मेरे पास खुद के मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम्हारे बाप चैन से मर सके। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। ये कहते हुए रमाकांत जाने के लिए पलटे ही थे कि अचानक तुलसी के शरीर में ऐंठन होने लगी और वे क्षण भर में धराशायी हो गई। तुलसी! जोर से चिल्ला पड़े रमाकांत और एक झटके में अतीत से वर्तमान में वापस आ गए। तुलसी बिस्तर पर असहाय सी पड़ी, बस उन्हें ही देखे जा रही थी। रमाकांत की आंखों में वे दृश्य चलचित्र की भांति तैर गया। जब तुलसी के मुख से आखिरी बार शब्दों को प्रस्फुटित होते देखा था, हाथ जोड़कर अपने पिता से मिलने के लिए विनती कर रही थी ताकि उसके पिता की आत्मा सुकून से निकल सके। पर रमाकांत की प्रतिक्रिया से तुलसी के मन को गहरा आघात लगा। ये पीड़ा वह सहन नहीं कर पाई और पक्षाघात की शिकार हो गई। वह मनहूस दिन था और आज का दिन तुलसी के साथ साथ ये घर भी मौन हो गया है। भजनों की गुंजन बंद हो गई। यहाँ संगीत का सुर, लय, ताल कहीं दूर जा बसा। यहाँ से चूड़ियों की खनक, पायल की छम छम कराहों में बदल गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध अब काल्पनिक हो गए हैं। तुलसी ने ही परिवार को अब तक बनाकर जोड़ कर रखा। परिवार की रौनक भी तुलसी की भांति ही थी। लाचार, असहाय सी हो गई है। घर की साज सज्जा धूल धूसरित हो गई है। घर अब घर ना, केवल एक वीरान मकान सा हो गया है। जब कभी बच्चे आ जाते तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है, उसके बाद फिर से वही मनहूसियत हो जाती है। पर इस बार जो कुछ भी हो रहा था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं फिर एक तुलसी असहाय ना हो जाए हमेशा के लिए। अचानक से अभेद की तेज आवाज़ में रमाकांत को विचारों के भंवर से बाहर घसीटा। रमाकांत ने कुछ बोलने के लिए, शायद अभेद को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ने की आवाज़ आई। मार डालिए मुझे, यूँ थप्पड़ खाकर अपमान सहने से अच्छा है मैं दुनिया से ही चली जाऊं, बिलखते हुए बोली स्मृति। इस अप्रत्याशित घटना को, जिसकी कल्पना भी न की थी, रमाकांत ने सह न पाए और तेज से चिल्ला पड़े। अभेद इसके ऊपर, मगर इन प्रयास में वो विफल हो गए। इससे पहले कि उनकी आवाज़ उनके गले से बाहर निकलती, छाती में दर्द की एक भयंकर लहर उठी और वे अपनी छाती पकड़कर वहीं ज़मीन पर तड़पने लगे। अपने पति की हालत देख तुलसी पीड़ा से तड़प उठी और न जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर चिल्ला पड़ी, अभय! तुलसी की उंगलियों में हरकत होने लगी और वह उठने का प्रयास करने लगी। माँ की चीख से आश्चर्यचकित सा दौड़ा आया अभेद और वहाँ का दृश्य देख अवाक रह गया। रमाकांत दर्द से तड़प रहे थे और तुलसी उठने का असफल प्रयास कर रही थी। दौड़कर रमाकांत को उठाया अभेद ने। स्मिता से माँ को संभालने के लिए बोलकर रमाकांत को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। इमरजेंसी में एडमिट कराया। उन्हें आईसीयू के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था वह अपने कृत्य पर, लेकिन वहाँ कोई न था उसे सांत्वना देने के लिए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, पर अभी आईसीयू में रहेंगे। अभेद ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कल सुबह ही आप उनसे मिल सकेंगे, उससे पहले नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से ही अभेद ने अपनी बहन स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या हुआ भैया? कैसे फ़ोन किया? कैसे याद आई थी आपकी? एक बहन भी हुआ करती है। क्या माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है? वो तो भाभी ही बता देती, आपने क्यों कष्ट उठाया? अब बस भी कर, ताने देना बाद में देना, जी भर कर, पर अभी तुझे आना पड़ेगा।
यहाँ पापा के हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है, जितनी जल्दी हो सके आ जा। अभेद के सुरों में अपने पापा के लिए पीड़ा के साथ साथ बहन के लिए शर्मिंदगी भी झलक रही थी। भैया, ये समय तो नहीं है ये बात करने का, फिर भी कहना मजबूरी है। क्या मेरे पति के पास फालतू वक्त है मुझे मायके पहुंचाने के लिए? क्या केवल आपके माँ बाप ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए? क्या भाभी के माँ बाप इंसान नहीं, या भाभी के दिल में भावनाएं नहीं? उनकी तो आपने कभी परवाह नहीं की। उनके माँ बाप भी तो ऐसे ही बीमार होते थे जैसे आपके हुए। कुछ अंतर है क्या दोनों की परिस्थिति में? कभी उनके मन की पीड़ा नहीं दिखी आपको? मैं तो अभी इसी क्षण पहुंच जाऊं वहां पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ना तो आपके जैसा पति मिला है, ना ही पापा के जैसा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति इंसान है, आप दोनों की तरह बेजान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ तो मुझे एक पक्का वादा चाहिए आपसे। स्वाति ने वर्षों की दबी हुई भड़ास एक साथ निकाली। बोल, क्या वादा चाहिए तुझे? मैं हर वादा निभाने को तैयार हूँ, बस तू आ जा यहाँ जल्दी से। अभेद किसी भी कीमत पर स्वाति को बुलाना चाहता था। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब आप रमाकांत से इंसान बनने की राह पकड़ ले। पापा तो माँ की बीमारी के साथ ही सुधरने लगे थे, लेकिन उनकी जगह धीरे धीरे आपने ले ली। छोड़ दीजिए ये जगह। उस घर में किसी को भी रमाकांत जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ना आपकी पत्नी को, ना बच्चों को, ना ही आपके माँ बाप को। जब किसी को चाहिए ही नहीं तो क्यों ओढ़ कर बैठे हैं ये व्यक्तित्व? एक बात और, अब आप भाभी को पूरे मान सम्मान के साथ उनके मायके भेजेंगे। बोलिए, क्या कर सकते हैं आप? ये वादा मंजूर है मेरी ये शर्त। स्वाति फ़ोन पर अपने भाई के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कहाँ खो गए आप भैया? लगता है आपसे ये वादा पूरा ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, फिर मैं भी नहीं आऊँगी मायके, अब फ़ोन रखती हूँ। इतना कहना था, स्वाति का भी अभेद बोल पड़ा। फ़ोन मत रखना, इतना बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ तेरे हर वादा निभाने के लिए। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, जो तूने अभी कहा वो भी, और जो नहीं कहा वो भी। इतना भी आसान नहीं है भैया वादे को निभाना, जितनी आसानी से आप बोल रहे हो। अच्छी तरह से सोच लिया है ना? अगर आप कभी भी अपने वादे से मुकरे तो मैं जीवन भर मायके का मुंह नहीं देखूंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? कदम नहीं पड़ेंगे मेरे आपके आंगन में। स्वाति ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी शर्तों को स्पष्ट किया। कभी पीछे नहीं हटूंगा मेरी बहन, माफ़ कर दे मुझे। अपनी सभी गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे स्वाति। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। कहते हुए आवाज़ भर्रा गई अभेद की, और वह आगे कुछ न बोल सका। बस भैया, आप फ़ोन रखो, मैं आती हूँ। कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कहते हुए गला रूंध गया स्वाति का। कुछ ही घंटों बाद स्वाति अपने पति के साथ हॉस्पिटल में थी। बहन को देखते ही अभेद फूट फूट कर रोने लगा। स्वाति भी खुद पर नियंत्रण न रख पाई और अभेद के गले लगकर रो पड़ी। रवि ने अभेद को हिम्मत बंधाते हुए कहा, परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रमाकांत की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने एक एक करके पेशेंट से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन बहुत ही कम देर के लिए। पर पेशेंट से बात करने की मनाही थी। अपने पापा को इस हालत में देखकर स्वाति अपने आंसुओं पर नियंत्रण न रख पाई और रोती हुए बाहर आ गई। एक एक करके तीनों देख आए रमाकांत को। भैया, आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, रात भर के जगे हुए हैं, स्वाति ने अभेद की हालत देखते हुए कहा। रात भर जागने और रोने के कारण अभेद की आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई। अभेद तुरंत बोल पड़ा, नहीं, ऐसा करो, अब तुम दोनों घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। थके हुए हो तो तुम भी हो, माँ का ख्याल रखना और स्मिता को यहाँ भेज देना। मैं अभी नहीं जा पाऊँगा यहाँ से, अगर गया तो भी दिमाग यहीं लगा रहेगा।
स्मिता यहाँ आ जाए फिर मैं घर जाऊँगा। ठीक है भैया। भाभी यहाँ पहुँच जाए तो आप तुरंत घर आ जाना, स्वाति ने जोर देते हुए कहा। स्वाति जाने को हुई थी कि अभेद उससे पूछ बैठा, एक बात बता, अगर मैं तुझसे वादा ना करता तो क्या तू सचमुच मायका छोड़ देती? क्या पापा को देखने भी ना आती तू? और माँ से मिले बिना कब तक रह पाती तू? क्या तेरा मन मान जाता? दिल नहीं कचोटता तेरा? बिल्कुल आती भैया, पर सिर्फ पापा को देखने, वो भी हॉस्पिटल में। घर ना जाती। और माँ के लिए मेरा दिल बहुत कचोटता, पर अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रतीक्षा करती उस दिन का जब आप खुद से बदल जाते। जब तक आप में बदलाव नहीं आता कदम न रखती आपके आंगन में। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करूं, कोई तो तरीका अपनाना ही था आपको आपकी ही कमियों से अवगत कराने का। माँ से कभी ना हो सका जब उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा था, और अब जब भाभी भी यही झेल रही थी तो मुझसे सहन नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि एक और तुलसी ने जन्म ले लिया है, फिर से वही अन्याय सहने के लिए। भाभी तो शायद ही कभी लड़ पाती अपने लिए, इसलिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। पर भैया, आप कभी भी भाभी को ये मत बताना कि आपने मुझसे वादा किया है, इसलिए खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, बल्कि भाभी को यही लगना चाहिए कि आप में स्वतः ही बदलाव आ रहा है। स्वाति ने सब कुछ उगल दिया जो भी उसके मन में था। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अभेद ने स्वाति के सर पर अपना हाथ रखकर कहा। मुझे पूरा यकीन है भैया, आप इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे। मुस्कुराते हुए स्वाति बोली, अच्छा अब तू घर जा और स्मिता को भेज दे जल्दी। अभेद की आवाज़ में बहुत ही थकान की थी। जी भैया, भेजती हूँ। ये बोलकर स्वाति और रवि घर को निकल गए। इधर अभेद के हॉस्पिटल जाने के बाद से स्मिता बराबर तुलसी के पास ही बैठी रही। कभी तुलसी का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें सांत्वना देती, तो कभी अपने आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। रमाकांत कुशलता के लिए एक पल को भी पलकें न झपकाई उसने। इस बीच तुलसी की उंगलियों में कई बार हरकत महसूस की स्मिता ने, लेकिन इस बात पर प्रतिक्रिया देने अथवा प्रसन्न होने की बजाय उसका सारा ध्यान हॉस्पिटल में ही लगा था। ना जाने कितनी बार फ़ोन मिला चुकी थी अभेद को, पर उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। चिंता से स्मिता का बुरा हाल था, कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी अब तक। फिर फ़ोन मिलाया, पर अब लग ही नहीं रहा था फ़ोन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब सुबह सुबह अचानक घंटी बजने से एकदम चौंक पड़ी स्मिता। किसी अनजानी आशंका से मन घबरा उठा उसका। वह दौड़ते हुए पहुंची दरवाज़ा खोलने। दरवाज़ा खोला तो सामने श्रुति और रवि को देखकर भावुक हो उठी और श्रुति के गले लगकर रोने लगी। श्रुति ने अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी परेशान मत होइए, अब पहले से बेहतर स्थिति है पापा की। स्मिता से सकते हुए बोली, आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हो क्या? खबर कैसे मिली? हाँ भाभी, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। भैया ने खबर की, रात में ही पहुंच गए थे हम। वह श्रुति ने कहा, भैया ने? वो तो तुझे कभी? आश्चर्यचकित वो बोली, स्मिता मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ना ही मेरा फ़ोन उठाया। कितनी ही बार फ़ोन किया मैंने उनकी, कितनी हालत ख़राब हो रही थी मेरी, कुछ अंदाज़ा भी है उन्हें? स्मिता ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। भाभी नाराज़ मत हो, भैया ने मुझे खबर की, उसके बाद उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर पापा को लेकर भैया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इस परेशानी में ही उन्हें याद नहीं रहा, वरना मेरे ही फ़ोन से खबर कर देते आपको। स्वाति ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया। भाभी जी आज घर के अंदर नहीं आने देंगी क्या हमें? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा नंदोई जी, बिल्कुल आने देंगे। चल स्वाति, अब अंदर चलकर बात करते, स्मिता ने झेपते हुए कहा। एकदम घुटती सी कराहती सी आवाज़ सुन दौड़ पड़ी स्मिता अंदर की ओर, साथ ही स्वाति और रवि भी दौड़े। स्मिता तेजी से तुलसी के पास पहुंचे और उसके मनोभाव को समझने की कोशिश करने लगी। सहसा उसे ध्यान आया, इस समय उनकी नित्य क्रिया कराते थे पापा जी।
स्वाति और रवि हैरानी से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि जब से तुलसी लकवाग्रस्त हुई तब से आज तक एक शब्द भी ना बोल पाई थी। वे आज कामों में तुलसी की आवाज़ पढ़ने पर दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाभी, ये माँ की आवाज़ थी क्या? अभी आपको माँ ने बुलाया था क्या? स्वाति ने अविश्वास भरे शब्दों में पूछा स्मिता से। हाँ स्वाति, माँ की ही आवाज़ थी। स्मिता ने इस बात की पुष्टि की। आपने फ़ोन पर बात करते समय कभी बताया नहीं मुझे कि माँ की आवाज़ वापस आ गई है, स्वाति ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। कल ही तो हुआ ये चमत्कार, जब पापा जी को अटैक पड़ा था तब माँ की पहली बार आवाज़ निकल पाई थी। जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर चीख कर बुलाया था उन्होंने अभेद को, और दोबारा अब बोली है। रात को बोलने वाली बात को दिमाग से निकल ही गई थी, क्योंकि सारा दिमाग तो पापा की ही चिंता में लगा हुआ था। और हाँ, एक खुशी की बात और भी है, माँ की उंगलियों में हरकत भी होने लगी है। स्मिता ने पूरी बात बताई। क्या कह रही हो भाभी, क्या ये सच है? स्वाति को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था स्मिता की बातों पर। बिल्कुल सच है, स्मिता ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। सुन स्वाति, बातें बाद में करेंगे, चल पहले माँ के नित्य क्रिया कराने में मेरा हाथ बटा, और नंदोई जी से बोल वह तब तक फ्रेश होने। स्मिता जल्दी जल्दी अपने सासू माँ को दैनिक कार्यक्रम निपटाने में जुट गई। भाभी की मदद करने के बाद स्वाति भी फ्रेश होने चली गई। इन सब बातों में स्वाति स्मिता को बताना ही भूल गई कि भाभी को हॉस्पिटल भी भेजना है। अचानक से याद आने पर स्मिता से बोली, भाभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जब आप वहाँ जाएंगी तब भैया घर आकर रेस्ट करेंगे। ये सुनकर स्मिता असमंजस में पड़ गई और बोली, स्वाति अगर मैं यहाँ से गई तो रसोई कौन संभालेगा? भाभी किचन मैं संभाल लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाओ, स्वाति ने स्मिता को भरोसा दिलाया। पर माँ की देखभाल अभी तो उनकी स्पंजिंग करनी है, उनका खाना पीना, फिजियोथेरेपी सभी कुछ तो बाकी है, और तू अकेले नहीं कर पाएगी। ये सब मैंने पापा जी को ये सब करते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि कैसे मैनेज करना है सब। ऐसा कर तू ही चली जा हॉस्पिटल, स्मिता ने अपनी मजबूरी बताई। अरे भाई, मैं क्या यहाँ मेहमान नवाजी करने आया हूँ? हॉस्पिटल मैं जाता हूँ, आप दोनों मिलकर घर संभालो, बस मुझे फटाफट नाश्ता करा दो, फिर मैं निकलूँ। रवि हंसते हुए बोला, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नंदोई जी। रवि की बात सुनकर स्मिता ने राहत की सांस ली। स्वाति रसोई में जाकर फटाफट नाश्ता बनाने लगी। स्वाति फटाफट नाश्ता तैयार कर रवि और बच्चों को खिलाती है। स्मिता तुलसी के लिए जूस निकालकर हल्का गुनगुना कर ले आती है। चम्मच से धीरे धीरे तुलसी को जूस पिलाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार से खिला रही हो। अचानक से अपनी माँ की याद आते ही उसकी आंखें भर आती है। अपने आंचल से अपनी आँख के कोरों को पोंछ ही रही होती है कि स्वाति आ जाती है कमरे में और देखते ही बोल पड़ती है, अरे भाभी आप रो क्यों रही हैं? अचानक से क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं, वो रात में सोई नहीं ना, इसलिए पानी आ रहा है आँखों से। स्मिता ने झूठ बोलने का असफल प्रयास किया। भाभी मैं अब बच्ची नहीं रही, ससुराल वाली हो गई हूँ, मुझे बहलाओ मत, माँ को याद कर रही हो ना? भाभी के मन की बात पढ़ ली स्वाति ने। स्मिता कुछ भी जवाब न दे सकी। भाभी के रूंधे कंधे पर हाथ रखकर भरोसा दिलाया, स्वाति मैं सब ठीक हो जाएगा, भाभी बस थोड़ा धैर्य रखिए। नंदोई जी को नाश्ता हो गया है? बात बदलते हुए स्मिता बोली। हाँ भाभी हो गया, वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, जवाब दिया स्वाति ने। एक काम कर स्वाति, थोड़ा नाश्ता पैक करके अपने भैया के लिए भेज दे, पता नहीं सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई है, नहीं भूखे होंगे, घर आने में पता नहीं कितनी देर हो जाए, कल रात को भी कुछ नहीं खाया। एक सांस में ही सब कुछ बोल गई स्मिता। भाभी की बात सुन मुस्कुरा उठी स्वाति। ठीक है भाभी, पैक करती हूँ। अभी तुलसी को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने के बाद स्मिता और स्वाति दोनों ने नाश्ता किया। फिर स्वाति दोपहर के खाने की व्यवस्था में लग गई और स्मिता तुलसी की स्पेंडिंग कर में स्मिता बड़े ही प्यार से और सावधानी बरतते हुए सारे काम कर रही थी। कपड़े बदलाने के बाद बड़ी ही कोमलता से तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाया
बालों को धीरे धीरे सुलझाकर चोटी बना दी, सिंदूर बिंदी लगाई। स्मिता मगन हो सब काम किए जा रही थी और स्वाति दरवाजे के पास खड़ी खड़ी निहारे जा रही थी। अपनी भाभी को अचानक स्मिता की नज़र स्वाति पर पड़ी और वह हंसते हुए बोली, ऐसा क्या देख रही है? देख नहीं रही भाभी, बस सीख रही हूँ आपसे। स्वाति भावुक हो बोली, सीख रही? वो भी मुझसे? पर क्या? स्मिता ने हैरत भरी नज़रों से देखा स्वाति को। देख रही हूँ कितना प्यार और देखभाल कर रही हैं आप अपनी सास को, जैसे खुद की माँ हो। कैसे आत्मसात कर लिया है आपने सभी रिश्तों को। बस एक ही कमी है आप में। स्वाति के एक एक शब्द भाव से भरे हुए थे। और वो कमी क्या है, मुझे भी तो पता चले, स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कमी ये है कि आप सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, गलत बात का विरोध नहीं करती हैं। स्वाति के शब्दों में थोड़ी नाराज़गी थी। क्या करूं? जब बोल पाती थी तब मैंने अपने उपदेशों के साथ ये कहकर मायके से विदा किया था कि बेटा, घर चलाने के लिए पति पत्नी में से एक को शांत होना ज़रूरी है। परिवार की खुशी के लिए अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना, मन को शांत रखना और अपने गुस्से और तकलीफ़ को अपने अंदर सोखने की कोशिश करना। ये बात मैंने गांठ मान ली थी, अब यही मेरी आदत बन गई है। अब हिम्मत भी नहीं होती है पलटकर जवाब देने की। स्मिता ने अपना दर्द बयां किया। भाभी, दर्द उतना ही सहना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सको। दर्द को जख्म और जख्म को नासूर मत बनाओ। खुद को इंसान ही समझो। अत्याचार सहते रहने वाला जानवर ना बनाओ, ना ही अपने पति को इंसानों पर जुल्म करने वाला दरिंदा बनने दो। ये कहते हुए थोड़ा आक्रोशित हो उठी स्वाति, कभी कभी इंसान मजबूर होता है चुप रहने और सब सहने के लिए। अगर मैंने मुंह खोला तो घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कहीं तेरे भैया ने मुझे घर से जाने को कह दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मायके जाकर किसी को परेशान नहीं कर सकती मैं, इसलिए सब सहने के लिए तैयार हूँ। स्मिता की बातों में बड़ी व्यवस्था झलक रही। उनकी ये मजाल जरा कह कर तो देख। कम से कम ये अन्याय तो मैं हरगिज़ ना होने दूंगी आप पर। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकती हैं मुझ पर, स्वाति ने डंके की चोट पर कहा। और मुझे अपनी ननद रानी में यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम बिंदास है, सब खुल कर बोल देती है, फिर चाहे जो भी हो जाए। स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भी सीखिए कुछ अपनी ननद से। स्वाति की इस बात पर ननद भाभी हंस पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर रवि ने सबसे पहले अभेद को नाश्ता करने को कहा। अभेद ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद रवि को सब समझा दिया कि वहाँ सब कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर राउंड पर थे। उन्होंने रमाकांत की रिपोर्ट चेक की और वार्ड में शिफ्ट करने को बोला। रमाकांत पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में थे, होश में आ गए थे। बीपी, पल्स सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ व्यवस्थित कर अभेद घर आ गया। बहुत ही थका हुआ था वह। उसे देखते ही स्मिता परेशान हो गई और बोली, कितने थके हुए लग रहे हो आप, जल्दी से फ्रेश होकर आराम कर लो। आराम? अजीब सी नज़रों से स्मिता को देखते हुए बोला अभेद, जिसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा होगा, 1 मिनट चैन से घर में बैठ भी नहीं सकता, और तुम कह रही हो आराम कर लो। अभेद की ऐसी प्रतिक्रिया पर स्मिता का चेहरा उतर सा गया, आंखों में पानी आ गया। शायद ये सोच कर कि कुछ भी कर दो परिवार के लिए, पर हमेशा परायेपन की चुभन का ही एहसास मिलेगा बदले में, या फिर ये सोचकर कि काश मेरे लिए भी ऐसा ही सोचते जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और अंतिम क्षणों में मुझे याद कर रहे थे। स्वाति तुरंत बोल पड़ी, ये कैसे बात कर रहे हो आप भैया? भाभी तो बस आपके अच्छे के लिए कह रही हैं। अब आप ठीक रहोगे तो ही पापा की देखभाल कर पाओगे ना। अगर आप बीमार पड़ गए तो पापा की केयर कौन करेगा? हर बात को गलत नज़रिए से लेना ज़रूरी तो नहीं, किसी की भावना को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना भी सीखिए। माफ़ करना, मैं पापा को लेकर ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए ऐसा बोल गया, अभेद ने थोड़ा नरम शब्दों से कहा। स्मिता स्तब्ध से देखती रह गई अभेद को। अभेद
से इस नरमी की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी ना थी। नहा धोकर खाना खाकर अभेद जल्दी जल्दी तैयार होने लगा हॉस्पिटल जाने के लिए। स्मिता ने फिर हिम्मत कर कहा, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो, घंटे 2 घंटे बाद चले जाना, अभी तो वहाँ नंदोई जी ही हैं। अभेद ने घूर कर कहा। स्मिता को फिर पता नहीं क्या सोच कर नॉर्मल हो गया और बोला, रवि को भी तो लंच करना होगा और मैं जब जाऊंगा वो वहाँ तभी तो वह घर आएंगे। अभी ये बात हो ही रही थी कि रवि का फ़ोन आ गया स्वाति के पास। स्वाति, मैंने लंच यहीं कर लिया है, भैया को अभी आने मत देना, जब वह 2-4 घंटे आराम कर लें तभी वापस आएं। यहाँ स्वाति ने आकर तुरंत अभेद को बताया, भैया अब आप थोड़ा चैन से सो जाइए, रवि ने लंच वहीं कर लिया है, अब वे शाम को ही घर वापस आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। रवि वहाँ सब मैनेज कर लेंगे। अभेद को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा और स्मिता के बुझे हुए चेहरे पर रौनक आ गई। अभेद जाकर अपने कमरे में सो गया। शुरू में चिंता के कारण करवटें बदलता रहा, फिर कब नींद आ गई उसे पता ही न चला, बेसुध सोता रहा। वह स्मिता ने भी उसे जगाने का प्रयास नहीं किया। शाम को अचानक फ़ोन की घंटी बजने पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर नजरें दौड़ाकर रमाकांत को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वह कुछ सोचते हुए, हाँ नीतीश बोलो, क्या हुआ? तो फ़ोन उठाया। कहाँ हो यार, आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आज तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। उधर से नीतीश की आवाज़ आई। क्या बताऊँ यार, पापा को हार्ट अटैक आ गया था, कैसे आ सकता, फ़ोन करने का भी होश नहीं रहा मुझे। प्लीज़ एक काम करना, मेरी तरफ से 2-3 दिन की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर देना ऑफिस में। अभेद ने रिक्वेस्ट की। ज़रूर कर दूंगा, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, निश्चिंत होकर अंकल की देखभाल कर, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। और हाँ, कोई भी ज़रूरत हो निसंकोच मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। नीतीश ने अभेद को आश्वस्त किया। शुक्रिया यार, तूने मेरी चिंता कम कर दी। अच्छा अब फ़ोन रखता हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। कहकर अभेद ने फ़ोन रख दिया। अभेद उठकर हाथ मुंह धुलने लगा, तब तक स्मिता चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। कुछ घंटे सो लेने के बाद अभेद अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। चाय पीकर बाद तुरंत तैयार होने लगा। स्वाति, जल्दी से चाय और नाश्ता नंदोई जी के लिए पैक कर देना, यह हॉस्पिटल के लिए जाएंगे, स्मिता ने कहा। अरे भाभी, वो चाय वहीं कैंटीन में ही पी लेंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्वाति लापरवाही से बोली। कैंटीन की चाय पियेंगे नंदोई जी? पता नहीं कैसी चाय होगी वहाँ कि मुंह बनाते हुए स्मिता बोली। भाभी, अब तक ना जाने कितनी बार पी चुके होंगे वहाँ की चाय, हंसते हुए स्वाति बोली। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, स्मिता भी मुस्कुरा पड़ी। अभेद हॉस्पिटल पहुँच गया। थोड़ा झेंपते हुए रवि से बोला, कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो गया था, समय का होश ही नहीं रहा, काफ़ी कष्ट दे दिया आपको। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं कोई पराया तो नहीं, इतनी सेवा का मेरा भी हक बनता है ना। आप जितना न सही, पर इस घर का मैं भी बेटा हूँ, लगूंगा, हंसते हुए रवि ने कहा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दामाद जी, अपनी झेप मिटाते हुए बोला अभेद। डॉक्टर राउंड पर आए तो अभेद ने पूछा उनसे, सर अभी कैसी कंडीशन है पापा की? पहले से काफ़ी बेहतर है, आज रात और रहेंगे ऑब्जर्वेशन में, कल तक अगर कंडीशन इसी तरह नॉर्मल रहती है तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुनकर अभेद के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। पूरा दिन रमाकांत की स्थिति लगभग सामान्य बनी रही। शाम को डॉक्टर राउंड पर आए तो सारी रिपोर्ट देखकर डिस्चार्ज की अनुमति दे दी। अगले दिन रमाकांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने पर रमाकांत को देख तुलसी की आंखों से आंसू झरने लगे, मानो शिकायत कर रही हो कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। तुलसी के बगल ही रमाकांत का बिस्तर लगा दिया गया। बिस्तर पर आकर रमाकांत तुलसी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वर्षों से बिछड़े हैं। तुलसी की आंखों से गिरते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए बोले, रो मत, मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला।
इस दुनिया से तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैं तुम्हारी इस हालत की वजह मैं ही हूँ, तो सेवा भी मैं ही करूँगा। ना तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं। ये कहते हुए रमाकांत ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अचानक उन्हें अपने हाथों में कुछ स्पंदन सा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान दिया तो तुलसी की उंगलियों में हरकत सी महसूस हुई। रमाकांत अचंभित हो एकदम उठ पड़े और स्मिता की ओर देखकर बोले, बहू देख, तुलसी की उंगलियों में हरकत हो रही है। हाँ पापा जी, कई बार हो चुकी है। और मैं तो अभी स्मिता आगे बोलने ही वाली थी कि स्वाति ने इशारे से उसे चुप करा दिया। रमाकांत के आश्चर्य की सीमा न रही। भाव विह्वल हो तुलसी के सिर पर हाथ फेरने लगे। भावातिरेक में रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। रमाकांत की आंखों से बहते आंसुओं को देख तड़प उठी तुलसी। अनायास की उसके मुंह से कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए। आपा, बस इतना ही बोल पाई। तुलसी आगे बोलने का प्रयास असफल रहा। रमाकांत हतप्रभ हो देखने लगे तुलसी को। कुछ क्षण यूं ही देखते रहे और फिर बोल पड़े, तुम्हारी आवाज़ वापस आ गई तुलसी। और तुलसी ने पूरी कोशिश कर जवाब दिया। रमाकांत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता से माथा चूम लिया। खुशी के मारे कितना कुछ बोले जा रहे थे। तो उसी से, अब मैं तुम्हारी खूब अच्छे से देखभाल करूँगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। खूब देर तक एक्सरसाइज कराऊँगा तो तुम उठकर चलने लगोगी। अभेद, अजय ही डॉक्टर को संपर्क करो, वही बताएगा कि अब हमें क्या करना है। कहते कहते रमाकांत थोड़ा हाँफने लगे। अभेद ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा जी, बहुत ज़्यादा एक्साइट होने के लिए मना किया है ना डॉक्टर ने। अब आप आराम से लेट जाओ, हम शाम को डॉक्टर से बात कर लेंगे। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, फिर हम सब मिलकर माँ की सेवा करेंगे। अभी आप अपने मन को शांत रखो। रमाकांत बिस्तर पर लेट गए, हाथ जोड़कर प्रभु को बारंबार धन्यवाद किया। घर में खुशी का माहौल छा गया। सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी और मन में आस बंध गई थी कि अब जल्दी ही तुलसी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। अभय के कहने पर रमाकांत लेट गए, पर उन्हें चैन जरा सा भी नहीं मिल रहा था। बार बार घूम फिर कर उनकी निगाह तुलसी के चेहरे पर टिक जा रही थी। उनकी इच्छा तो यही हो रही थी कि वो जल्द अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाए और अपनी सर्वस्व तुलसी की सेवा में न्यौछावर करने पर डॉक्टर की सख्त हिदायतों ने बांध रखा था। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली रमाकांत ने और एकदम शांत चित्त होकर बिस्तर पर पड़े थे। शरीर में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई पड़ रहे थे, पर अंतर मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। मन ही मन सोच रहा था, वो क्या मुझे हार्ट अटैक इसलिए आया कि मैं तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया था? क्या ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा थी? नहीं नहीं, ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा नहीं, ये तो मेरे उस सेवा का फल है जो मैंने तुलसी के लिए किया है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। क्या होता जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस ही ना आता? सोचकर ही रूह कांप जाती है। क्या बीतती तुलसी पे? क्या वह एक पल भी जीवित रह पाती मेरे बिना? क्या वह मुझे माफ़ कर पाती कभी इस बात के लिए कि मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया? एक तो पहले ही बरी नहीं हो पाया था मैं अपने पिछले गुनाहों से, इस पर एक गुनाह और कर जाता, उसे विधवा बनाकर छोड़ जाने की जीते जी मर जाती। वो कभी नहीं माफ़ कर पाती मुझे, ना ही अगले कई जन्मों तक। रमाकांत ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन फिर सोचा, यह हार्ट अटैक तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। इसकी वजह से तुलसी की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आया। ये तो एक सुअवसर दिया है विधाता ने मुझे कि मैं अपनी तुलसी को फिर से पहले जैसा पा सकूं, अपने किए की माफ़ी मांग सकूं, कुछ खुशी के पल गुजार सकूं और उससे और उसके साथ ये सोचते हुए उनके चेहरे पर निश्चिंत था कि भाव स्पष्ट हो गए।
होठों पर एक मुस्कान तैर गई। अगले ही दिन रमाकांत ने अवैध को पुनः स्मरण कराया कि तुलसी के संबंध में डॉक्टर से बात कर ले। अवैध ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया और उन्हें तुलसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अवैध के विशेष आग्रह पर को विजिट के लिए सहमत हो गए। शाम को डॉक्टर ने तुलसी को चेकअप किया तो मुस्कुराते हुए बोले, पेशेंट का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आश्चर्यजनक इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मेडिसिन चेंज करनी होगी और एक्सरसाइज बढ़ाने होंगे। डॉक्टर के मुंह से निकला हर शब्द रमाकांत के कानों में अमृत घोल रहा था। सभी के चेहरे खिल उठे। तुलसी के चेहरे पर भी एक लंबे अरसे बाद सुकून भाव दिखाई दे रहे थे कि बेटे बहू और बेटी दामाद सभी मिलकर रमाकांत और तुलसी की सेवा में जुट पड़े थे। अगले 2 दिनों में रमाकांत के स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया था कि अब वह अपना काम खुद कर पा रहे थे। किसी की मदद लिए बिना ही रमाकांत अब अपना ध्यान खुद से रखने लगे। पर घर के सभी सदस्यों को यही कोशिश रहती थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। स्मिता और स्वाति दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया। स्मिता सबसे पहले तुलसी को खिलाने के लिए खिचड़ी ले आई और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगी। रमाकांत पास ही बैठे देख रहे थे। कुछ देर वे शांति से देखते रहे पर ज़्यादा देर चुप ना बैठ सके और बोले, ला बहू मुझे दे दे, मैं खिला दूँ। पापा जी कुछ दिन और आराम कर लीजिए, फिर तो आप ही करेंगे ये सब। मुस्कुराते हुए स्मिता ने कहा, बहुत आराम हो गया, अब खाली बैठा नहीं जा रहा है मुझसे। बस जल्द से जल्द तुम्हारी सास को उनके पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ। बड़ी ही अधीरता है रमाकांत के शब्दों में। हाँ पापा जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं और ईश्वर की कृपा रही तो वह दिन जल्दी ही आएगा। स्मिता के उम्मीद भरे शब्दों से रमाकांत का चेहरा खिल उठा। आज पैकिंग कर लेना, कल जाना है हमें। अचानक अवैध के शब्द कान में पड़ते ही चौंकी स्मिता। जाना है? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? अभी तो पापा जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए हैं और माँ की देखभाल कौन करेगा? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। स्मिता के जवाब में एक जिम्मेदार बहू स्पष्ट नजर आ रही थी। तो क्या मैं अकेला जाऊँगा? क्या जवाब दूँगा माँ को कि उनकी बेटी क्यों नहीं आई साथ में? अभेद ने फिर सवाल किया। क्या कहा आपने? माँ अभेद के ये शब्द कान में पड़ते ही इतनी तेजी से पलटी स्मिता कि खिचड़ी की कटोरी उसके हाथ से छूट गई। स्तब्ध हो अभेद को देखने लगी। आंखें डबडबा उठी उसकी। हाँ, क्या कहूँगा माँ से कि आपकी बेटी मायके नहीं आना चाहती है, आपसे मिलना नहीं चाहती है। अभेद ने फिर से दोहराया अपनी बातों को। स्मिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश की पर सफल ना हो पाई। स्वाति उसके पास आकर उसके छलछलाए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भाभी बिल्कुल सही सुना आपने। भैया आपको मायके लेकर जाना चाहते हैं, पर माँ को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊँ मैं? स्मिता बड़ी ही धर्म संकट में थी। अरे भाभी, माँ की चिंता मुझ पर छोड़ आप निश्चिंत हो अपने मायके जाइए। थोड़े दिन आप अपनी माँ के साथ बिताइए और मैं अपनी माँ के साथ। स्वाति ने स्मिता को पूरी तरह भरोसा दिलाते हुए कहा। पर तुम अकेले कैसे संभालोगी ये सब? स्मिता अभी भी चिंतित थी। मैं कब काम आऊँगा भाभी जी? अपनी श्रीमती जी को यूँ अकेले परेशान होने दूंगा क्या? ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ क्या मैं? बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा रवि ने। रवि की बात पर सब हंस पड़े, पर एक शख्स था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुलसी पर ये आंसू खुशी के थे। स्मिता, मैं सबके सामने अपने आज तक के गलत व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या माफ़ कर पाओगी मुझे? अभेद के स्वर आत्मग्लानि में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। स्मिता का गला रूंध गया, कुछ ना बोल सकी वो। अभेद ने फिर से अपना वाक्य दोहराया। क्या मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? मुझे शर्मिंदा मत करिए यूँ माफ़ी मांगकर। आप मेरे पति हैं, आपका हक है नाराज होने का। स्मिता ने जैसे ही ये कहा, स्वाति तुरंत बोल पड़ी। नहीं भाभी, हक तो दोनों को बराबर है। या तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, परवाह करें, या फिर अपमान सहने का जिगर दोनों के पास होना चाहिए। किसी एक पर ही ज्यादती होती रहे
यह अन्याय कहलाता है और ये अन्याय मैं रोज़ सहता हूँ। रवि ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में माहौल को हल्का करते हुए कहा। रवि की बात पर सब हंस पड़े। वे कुछ स्वर गुंजायमान हुए। सभी चौंक कर तुलसी की ओर देखने लगे। बहू, एक बार फिर कुछ स्वर प्रस्फुटित हुए तुलसी की जिह्वा से। स्मिता ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अभेद भी तुलसी के पास आकर बैठ गया। थोड़े प्रयास के फलस्वरूप तुलसी ने अपना एक हाथ अभेद की ओर सरकाया। अभेद ने माँ का हाथ अपने हाथ पर रख दिया। थोड़ी और कोशिश की तुलसी ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाने की। एक हाथ में स्मिता का हाथ था और दूसरे में अभेद का प्रयास सफल रहा। तुलसी ने अपने एक हाथ पर दूजा हाथ रख दिया। आंखों से अविरल धारा प्रवाहमान थी। रमाकांत भी ने अपना प्यार भरा हाथ अपने बहू बेटे के सिर पर फेरा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब रमाकांत की आवाज़ सुन सभी हतप्रभ थे। तुलसी, तुम्हारी इस हालत का दोषी मैं ही हूँ। अभेद के इस व्यवहार का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस घर के नकारात्मक वातावरण का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। एक तरह से परिवार के हर सदस्य का गुनहगार हूँ मैं। आज मैं केवल तुलसी से ही नहीं बल्कि सभी से अपने किए की क्षमा चाहता हूँ। सभी को संबोधित करते हुए कहा रमाकांत ने, साथ ही अपने हाथ भी जोड़ लिए। सब हैरत से देख रहे थे उन्हें। एकदम मूक बधिर की भांति एक सन्नाटा सा पसर गया। नहीं, तुलसी की आवाज़ ने सबका मन मौन भंग किया। सबने देखा तुलसी ना के संकेत में अपनी गर्दन हिला रही थी और शायद ये प्रारंभ था खुशियों का। सुखों का माहौल गंभीर था पर सबके चेहरे पर खुशी थी, संतुष्टि थी, निश्चिंतता थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।